नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रायस अकेडमी में। डेली के करंट अफेयर्स का आज का डेट है 21 जून 2022। सो टुडे इज योगा डे। ऑलराइट, हम लोग सोर्स जो रेफर करने वाला है असम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, जिससे भी हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन सारे पेपर्स को हम लोग रेफर करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट पीडीएफ लिंक जो रहेगा इस होल पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं भद्रायस अकेडमी में, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrayasacademy.in में भी अपने आप को इनरोल करके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। एनीवेज, आगे चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सच एक ज्योग्राफी का टॉपिक से आज ना। क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल योगा डे तो है ही, बट इंटरनेशनल योगा डे मनाया किस लिए जाता है, सेलिब्रेट वो 21 जून को ही क्यों किया जाता है, दैट इज द मेन रीजन विच वी शुड पॉन्डर अपॉन। एनीवेज, 21 जून जो है यह समर सॉल्स्टिस डे है। ऑलराइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब आज का दिन ऐसा होने वाला है जहां पर आपको सबसे लंबा दिन मिलने वाला है। दैट इज, आज का दिन लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए, राइट। और वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए आज का दिन जो है वो लॉन्गेस्ट नाइट होगा, राइट। वैसे ही जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आज शॉर्टेस्ट नाइट होगा, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में आज लॉन्गेस्ट नाइट होने वाला है। समझ रहे हो, वाइस वर्सा, दोनों चीज एकदम अलग अलग चलता है। जैसे अभी अगर समर चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी चल रही है, समझ रहे हो, तो वैसे ही। एनीवेज, ये डे कहा जाता है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ आपको तो पता ही है दैट अर्थ जो है हमारा रिवॉल्व करता है इन एंड अराउंड सन, ठीक है। नाउ आज का पोजीशन ऐसा है ना, जब सन का जो डायरेक्ट रोशनी है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एकदम ओवरहेड पड़ने वाली है, राइट। दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको सन का रोशनी डायरेक्ट हिट होता हुआ हमें क्लियरली दिखेगा, राइट। और ऑफ कोर्स सिमिलर कंडीशंस अगर आप देख लीजिएगा 22 दिसंबर को यही सिमिलर कंडीशंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, जब सन की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सबसे ज्यादा हिट करती है। बट उस समय देखो सदर्न हेमिस्फीयर में तो सबसे लंबा दिन होता है, बट उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन भी होता है, ठीक है। और दो दिन ऐसे आते हैं, दैट इज 21 मार्च और 23 मार्च, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स पोजीशन कहते हैं। इक्विनॉक्स पोजीशन इन द सेंस दैट ये एक ऐसे पोजीशंस होते हैं जहां पे दिन और रात इक्वल होते हैं, और ऐसे कब 2 साल में 2 बार समय ऐसा आता है, ठीक है। चलो, बेसिक्स नॉलेज था ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में। एज सच हम लोग इन डेप्थ ये डिस्कस नहीं किया दैट ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, बट हाँ चलो, बेसिक्स के लिए इट इज मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं न्यूज सेक्शन में। असम ट्रिब्यून से अगर देख लीजिएगा, अंबुबाची मेला के बारे में बोला गया है दैट अंबुबाची मेला जो अभी 22 से स्टार्ट हो रहा है, सो देयर इज नो कोविड रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे कोई कोविड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने वाला है अंबुबाची मेला के समय ना। अंबुबाची मेला सेलिब्रेट क्यों करते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, GS1 के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। देखो, ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि गॉडेस कामाख्या के एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो अभी चल रही है ऐसा माना जाता है, इसीलिए मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाता है, राइट। मंदिर में आपको पता है दैट सिंबॉलिक योनि है जो कि फीमेल जेनिटल है कामाख्या, आई मीन गॉडेस की, राइट। एंड कामाख्या पता होना चाहिए, ये इसलिए हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ, जितने सारे शक्तिपीठ है ना, होली शक्तिपीठ, उसमें यह भी एक है, जिसमें कहा गया था दैट ऑफ कोर्स शिवा के कंपेनियन सती का जो ये बॉडी पार्ट है दैट इज योनि, दैट फॉलन इन दिस वेरी टेम्पल, दिस वेरी रीजन, राइट। इससे इस रीजन के साथ वैसे डिफरेंट अदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी इंक्लूडेड हैं, राइट। जैसे इसको नरकासुर ने बनाया था, राइट। बट अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड एक्सट्रीमली अवेलेबल है ना, उसमें तो यही लिखा हुआ है दैट हाँ, कोच किंग जो नरन नारायण थे, उन्होंने 1565 दैट इज 16th सेंचुरी को इस टेम्पल को प्रॉपरली नीलाचल हिल में बिल्ड किया था, राइट। और यह नीलाचल हिल्स में, ये भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से
फैक्चुअल बेसिस में याद रखिएगा जरूर, ठीक है, जिसका नदर्न स्लोप फेस करता है ब्रह्मपुत्र रिवर को भी। एनीवेज, आ जाता है नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स से ये लिया गया है। एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ई इमरजेंसी एक्स मिक मिसलेनियस वीजा। ना ये है क्या? पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट न्यूज़ तो देखते ही होंगे सब कोई, राइट? अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है ओवर सिख्स एंड हिंदूज, राइट, इन एक गुरुद्वारा में। एनीवेज, न्यूज़ इसलिए है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया है बहुत सारे हिंदूज और सिख्स जो कि अफगानिस्तान में हैं, उनको ये वाला वीज़ा उन्होंने ग्रांट किया है ना। वीज़ा एक ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा, ठीक है। तो उसको वीज़ा कोई भी देश के द्वारा अगर किसी भी रेसिडेंट को दिया जाता है, सो बहुत ज़्यादा कागज वागज का बहुत ज़्यादा झमेला होता है, राइट? मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, है ना, ऐसे वैसे किसी को नहीं दिया जाता है। बट अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशंस हो, उस समय ये ई इमरजेंसी एक्स मिक वीज़ा दिया जाता है, और यही इसीलिए अभी भी यह न्यूज़ में है। दैट इज़ यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस इमरजेंसी वीज़ा को अराउंड 111 हिंदूज और सिख्स जो क्या अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको दिया है पोस्ट द टेरर अटैक इन गुरुद्वारा एट काबुल। ना यह क्यों दिया है? जिससे फैसिलिटेट किया जा सके फास्ट ट्रैक अर्जेंट एप्लीकेशंस फॉर एंट्री इनटू इंडिया, जिससे वो लोग एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे इंडिया में, जान माल का नुकसान तो नहीं होगा, डर तो नहीं होगा। ई इमरजेंसी एक्स मिक वीज़ा इज ग्रांटेड टू फॉरेनर्स who are not covered in available categories of visa। अब देखिए वीज़ा अगर देख लीजिएगा डिफरेंट अदर कैटेगरीज भी होती है, बट हाँ ये एकदम बिल्कुल अलग है, उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, बट ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में दिया जाता है। सच अ सिंगल एंट्री वीज़ा इज इशूड बाय इंडियन मिशन या फिर पोस्ट ऑन एन अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम। और अभी क्या है, ये अप्रोप्रिएट पीरियड ही है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, उन पर अटैक हो रहा है, टेक्निकली उन पर जान के ऊपर खतरा है ना। अगर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो दे कुड हैव, द टेररिस्ट कुड हैव किल्ड देम, राइट? सो इट्स बिकमिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू issue them these kind of visas. The facility is available to all the Afghans irrespective of their religion. The initial validity of the visa would be 6 months. तो ये factual बात है। Anyways, next, The Hindu से दोस्तों ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश जो क्या रिवर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है। एक्चुअली न्यूज़ में क्या था, 7th राउंड ऑफ इंडिया बांग्लादेश का जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशंस बेसिकली कंडक्ट किया गया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज जयशंकर जी ने एक्सटेंड किया इंडिया का असिस्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एनुअल फ्लड इन बांग्लादेश। अब देखो बांग्लादेश में क्यों फ्लड आता है, पहली बात तो फ्लड क्यों आता है, ऑफ कोर्स नदी के कारण, राइट ना। नदी कौन सी बहती है, जमुना और पद्मा। जमुना इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मपुत्र, पद्मा इज एन एक्सटेंशन ऑफ गंगा फ्रॉम इंडिया, राइट। तो अब देखो अल्टीमेटली अगर इन गंगा का या फिर ब्रह्मपुत्र का पानी का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब आता है दैट यहाँ पर भी तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, है ना। तो यही रीजन है जिसके कारण बेसिकली इंडिया ने एक्सटेंड किया है दैट हाँ देखो हम भी आपको हेल्प करेंगे कोई भी रिवर मैनेजमेंट रिलेटेड अगर चीज हो तो, नहीं, राइट ना। दोनों देशों ने किस किस सेक्टर में कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, उन्होंने एग्री की है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, ये डिफरेंट अदर एरिनाज है जिसमें इंडिया बांग्लादेश के साथ काम जरूर करने वाली है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जरूर निकाला गया दोनों कंट्रीज के बीच में, जिन्होंने दोनों कंट्रीज ने बिल्कुल प्रण लिया है दैट यह जी हाँ सेफ, स्पीडी और सस्टेनेबल रिटर्न और फोर्सेबल डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार उसको भी इंश्योर करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट रखाइन स्टेट से जो है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिनको जो जान का रिस्क था उनको म्यांमार में, इसलिए वो लोग भाग के बांग्लादेश में शिफ्ट कर गए थे, राइट। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला दैट देखिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए वो तो असिस्टेंस तो प्रोवाइड वैसे भी किया ही जा रहा है इंडिया के द्वारा, बट साथ ही साथ यह भी बोला गया है दैट हाँ मेक श्योर किया जाएगा दैट जो भी वैसे मुस्लिम्स हैं जिनको फोर्सबली डिस्प्लेस किया गया है उनको कैसे रीसेटल करवाया जाए म्यांमार में, क्योंकि अगर देखोगे बांग्लादेश ये जरूर जानती है दैट इंडिया का रिलेशंस म्यांमार के साथ रिस्पेक्टिवली बेटर है ना। म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग उतना ज्यादा नाक नहीं गलाते हैं। आप खुद सोचिए ना, म्यांमार में जब कूप हुआ था ना मिलिट्री का, उस समय पूरे दुनिया ने जरूर क्रिटिसाइज किया था म्यांमार को, बट इंडिया ने कुछ नहीं क्रिटिसिज्म किया था, राइट, क्योंकि इंडिया ने बोला था ये उनका अपना मैटर है पर्सनल। हाँ देखो
अब क्या होता है ना दैट एक एक्सट्रीम लेवल के बाद तो खैर हम लोग भी कंसर्न जाहिर जरूर करते हैं, बट जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने जैसे क्रिटिसाइज किया था म्यांमार का, वैसे इंडिया जरूर से नहीं करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेबर स्टेट है यार। अब देखो, कुछ आप किसी से भी दुश्मनी रख सकते हो, राइट, बट नेबरिंग स्टेट से दुश्मनी मोलना ना वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ऐसे ही तो चाइना और पाकिस्तान के साथ है ही हमारा, और कितनों को दुश्मन बना है, ठीक है, यही है। एनीवेज ना, सवाल ये होता है दैट अभी जो वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड इंडिया इतना ज़्यादा हेल्प कर रही है या फिर हेल्प करना चाहती है इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव बांग्लादेश को, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑफ कोर्स फ्लड, राइट। अगर फ्लड की बात बोले तो बांग्लादेश में क्यों होती है, तो वेरियस रीजंस है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे अनडाउटेडली क्लाइमेट चेंज तो एक रीजन है ही, बट रेनफॉल पैटर्न भी तो काफी ज्यादा स्क्यूड है ना। इंडिया में मानसून होता है, क्या यहाँ पे मानसूनल रेनफॉल नहीं है? एब्सोल्युटली, बांग्लादेश में भी तो मानसूनल रेनफॉल ही है, जिसमें बांग्लादेश में कहाँ कैसे मानसून आता है? ऑफ कोर्स ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच के कारण, राइट। और क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा फ्लडेड सिचुएशन आ जाता है, तो क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। क्योंकि पानी का लेवल यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई होता है, तो इसीलिए वो पानी जो अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? बांग्लादेश में, राइट। और बांग्लादेश में भी फ्लड आ जाता है। वही चीज़ दिखा हुआ है दूसरा वाला पॉइंट, दैट इज एक रेनफॉल पैटर्न जो है ओवरऑल मानसून के कारण काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है, क्योंकि जून से सितंबर के बीच में ही 80% ऑफ मानसून जो है इस रीजन में हो जाता है। ट्रांसनेशनल रिवर्स फ्रॉम इंडिया जैसे ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, राइट, इधर कैसे गंगा, राइट, वो अल्टीमेटली तो बांग्लादेश में ही ना जाती है, राइट। और ये सब में बहुत ज़्यादा पानी है ना, तो इसीलिए भी है। और नेक्स्ट जो है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो कि बांग्लादेश में हो रहा है, राइट, उसके कारण बांग्लादेश में इस टाइप के फ्लडेड सिचुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों सेती पावर प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। इंडिया नेपाल टाइज को ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये न्यूज में भी इसलिए था क्योंकि ऑफ कोर्स पहले तो बोल रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया, ठीक है। और कहा गया इंडिया विल बी टेकिंग ओवर एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल का वेस्ट सेती नियरली 4 years आफ्टर चाइना विथड्रू फ्रॉम इट, एंडिंग अ 6-year एंगेजमेंट बिटवीन 2012 एंड 2018। अच्छा, चाइना ने इस प्रोजेक्ट से बेसिकली विथड्रॉ कर लिया, उसके बाद इंडिया ने फाइनली इस प्रोजेक्ट में अपना हाथ बटा रहा है। एनीवेज, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, वैसे तो देख लो, अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो बताओ भैया वेस्ट सेती प्रोजेक्ट इंडिया के किस प्रांत में, तो इंडिया में तो है ही नहीं भाई, आउट ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। इनफैक्ट देखो, यह है नेपाल, राइट, दिख रहा है आपको। अब देखो, ये एक रिवर है जिसको कहते हैं सेती रिवर, ये वाला रिवर, ठीक है। और ये वाला रिवर है कर्णाली रिवर, देख रहे हो, है ना। तो अब देखो क्या है ना, दैट ये जो इस रीजन में है ना, इस रीजन में डैम्स कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा, राइट। ये नेपाल में ही है ऑफ कोर्स, है ना। और ये 750 मेगावाट का डैम होने वाला है इन द सेती रिवर इन द फार वेस्टर्न नेपाल। अब देखो, अगर बाई चांस ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया दैट बताओ भैया ये सेती रिवर नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है या वेस्टर्न पार्ट में, सो रिमेंबर, राइट, ये नेपाल के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। वेस्ट सेती या फिर सेती रिवर इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट एंड हैज कैपेसिटी टू जनरेट अराउंड 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होता है। इंडिया नेपाल का अगर पावर का रिलेशंस देख लीजिएगा तो इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड सिंस पास्ट। जैसे 1995 में महाकाली ट्रीटी को साइन किया गया था, राइट, जिसके तहत 6480 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की बात बोली गई थी। नेक्स्ट इज अपर कर्णाली प्रोजेक्ट में इंडिया नेपाल के साथ काम कर रही है। अरुण 3 प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न नेपाल का इस रीजन में अराउंड 900 मेगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स बेसिकली चल रही है ऑफ कोर्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में न्यूज़ था ना दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में 2022, जी हाँ दोस्तों, 2017 एक क्वेश्चन आया था और 2022 को दूसरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो अब समझ जाइए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्क कर रही है टू एक्सपैंड एंड रीलॉन्च बैंक बोर्ड ब्यूरो को। फिर से इनको एक्सपैंड करना है और रीलॉन्च करना है ना। कोई भी सेक्टर को स्ट्रक्चरली चेंज क्यों किया जाता है और कब किया जाता है? जब उसके पास्ट वाला जो भी स्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट कर रही है उसमें शायद कुछ तो कमी होगी, है ना। अदरवाइज क्यों चेंज किया जाएगा भाई, ठीक है। तो जी हाँ, इस रिवैम्प प्लान के अंदर बेसिकली बोली गई है, एक तो नए मेंबर्स को ऐड किए जाएंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इंपावर किया जाएगा, दैट इज इस बॉडी को इंपावर किया जाएगा। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री चाह रही है दैट लीगली इंपावर किया जाए इस बॉडी को, जिससे ये रिकमेंड कर सके कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स,
एज वेल एज एक्सेलरेट टॉप लेवल हायरिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार उसमें जल्द डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। अगर सरकार इस ऑर्गेनाइजेशन को वो दे दे तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग से वो टेंशन जाएगा, राइट। इवेंचुअली इनडायरेक्ट तो इन्वॉल्व होगी, बट स्टिल। रीस्ट्रक्चर, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, नेम एंड मैंडेट, इस दोनों को चेंज किए जाने की बात बोली जा रही है। नाउ proposed entity will recommend candidates for appointment of senior management level post, जो क्या स्टेट रन बैंक में होता है, इंश्योरेंस कंपनीज और डिफरेंट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है, ठीक है। तो सब कुछ को चेंज किया जाएगा। देखो अभी भी लेकिन चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे बात की जा रही है चेंज किए जाने की फ्यूचर में, ठीक है ना। सवाल होता है दैट क्यों ये अचानक से इंपॉर्टेंट क्यों पड़ गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, ऊपर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। एनीवेज क्या क्या ऑर्डर आया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर में ऑब्जर्व किया था दैट ब्यूरो जो है इट वाज नॉट कॉम्पिटेंट बॉडी टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ पीएसयू जनरल इंश्योरर्स। इसीलिए तो अभी हम लोगों ने बात बोला ना दैट स्ट्रक्चर वाइज को पूरा चेंज किया जाएगा, जिससे इनको अपॉइंटमेंट का भी पावर्स दिए जाएंगे। यही नहीं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी स्लो था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैंक बोर्ड ब्यूरो का काफ़ी सराहनीय इन्होंने काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया है। रिक्रूटमेंट टू हायर लेवल हैज़ बीन वेरी स्लो। ऑल्सो बैंक बोर्ड ब्यूरो एक्सटेंडेड 2-year term ended and new recruitment can restart only when new body is in place. बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में अगर बात करें तो कब सेटअप की गई थी, 2016 को, 2016 को, एज एन ऑटोनोमस बॉडी। किसके कहने पर, एक कमेटी का गठन किया गया था, नायक कमेटी, ठीक है, उनके कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर। ना ध्यान दीजिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो सेटअप किया गया था ना, ये इंद्रधनुष प्लान के अंडर किया गया था। एक है मिशन इंद्रधनुष, कंफ्यूज मत करना, लेकिन ये सब चीजें कुछ कंफ्यूजन वाले चीजें होते हैं। मिशन इंद्रधनुष वो आपका जाकर वैक्सीन वाला है, मिशन इंद्रधनुष, राइट। ये इंद्रधनुष प्लान के अंडर किया गया था। इट विल मेक रिकमेंडेशंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होते हैं और ऑफ कोर्स स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फाइनल डिसीजंस लेती है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑन कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ठीक है। बट अभी इनको ही दे दिया जाएगा फ्यूचर में, अभी तक दिया नहीं गया, बार बार मैं बता रहा हूँ। कंपोजिशन की अगर बात करें तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन होता है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड डेप्यूटी गवर्नर भी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और 5 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 मेंबर्स प्राइवेट सेक्टर से होते हैं और बाकी 3 मेंबर्स जो है वो पब्लिक सेक्टर से होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और भी दोस्तों कुछ फैक्चुअल बातें थे, तो मैंने सोचा ये सब भी चीज़ें इंक्लूड कर लिया जाए। वी नेवर नो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, राइट। सो लेट्स डू एवरीथिंग फ्रॉम आवर एंड। रुक्मिणी कृष्ण यात्रा कंटेक्स्ट क्या था इसको, न्यूज़ का। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है ये वर्क कर रही है ऑन स्ट्रेंथनिंग द रुक्मिणी कृष्ण यात्रा, जो क्या होने वाला है बिटवीन आंध्र प्रदेश से गुजरात के बीच में। ना इसका मेन एम है क्या, इसका मेन एम ये यही है दैट एक अगर यात्रा कोई एक पार्ट ऑफ इंडिया से दूसरे पार्ट, दैट इज वेस्ट ईस्टर्न से वेस्टर्न पार्ट अगर ले जा रहे हो तो, और आप कोई कल्चरल एस्पेक्ट को सिग्निफाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये वाले थ्योरी को प्रमोट कर रहे हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि इन्विजन किया गया था हमारे सरकार के द्वारा, उसी को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। जिसमें रुक्मिणी के मैरिज जो हुए थे लॉर्ड कृष्णा के साथ, राइट, उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल सागास थे, राइट। तो ऑफ कोर्स वो सब सागा जो है ना, ईदू ट्राइब, मिशमी ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा बहुत ज़्यादा चैंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी वहाँ पर भी यही किया जाएगा। पोरबंदर में कृष्णाज मैरिज विद अरुणाचल रुक्मिणी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, ये किया जाएगा सेलिब्रेट कहाँ पर, पोरबंदर में। चलो नेक्स्ट इज जून 10th। ना ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, जून 10th ऐसा नहीं है, याद करिए, 2 डिवाइड कर लिए, जून JUNETEENTH, जून 10th। ना ये सेलिब्रेट किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली यूएस में। ना ये होता क्या है, देखो ये इसके सेलिब्रेशन के थ्रू कॉमेमोरेट किया जाता है एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन द यूएस, जिसके तहत इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं दैट हाँ, इस दिन के तहत रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन को वहां पर स्लेव के तहत ट्रीट किया जाता था ना, है ना। तो जून 19th को वैसे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगेन कुछ ऐसे न्यूज़ होता है ना जी, जो कि हम लोग छोड़ देते हैं या फिर छूट जाता है, जानबूझ के तो नहीं छोड़ते हैं, छूट जाता है, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं दैट यहाँ पर कवर कर दिया जाए, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प,
आपको पता होना चाहिए दैट ये 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन में यह ऑपरेशन संकल्प ऑलरेडी चल रहा है ना। ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट क्यों हुआ था, पहले मैं आपका इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। गल्फ कंट्रीज में जो है ना, आपको पता होना चाहिए ईरान और सऊदी अरेबिया का बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती, राइट। अब ईरान सऊदी अरेबिया क्या है, सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है, इसलिए दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए दोनों बीच बीच में अटैक भी कभी कभी कर लेते हैं, राइट। ये प्रॉक्सी अटैक्स करते हैं, डायरेक्टली तो लड़ाई नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, सऊदी के शिप में ईरान अटैक कर देगा, ठीक है, ईरान के शिप में सऊदी अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली प्रॉक्सी वॉर चलता है। तो अब बीच में इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, तो इसीलिए खतरा अल्टीमेटली हमारे शिप्स को हो गया था, इंडिया के। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। अचानक से सोचो कोई मिसाइल अगर हमारे शिप में गिर गया तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए बेसिकली ये ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा था, जिसके तहत इंडियन नेवी एज अ फ्रंट लाइन शिप, से फॉर एग्जाम्पल 2 शिप्स तेल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की, है ना। तो इसके आगे और भी एक इंडियन मिलिट्री शिप आ जाएगी इंडियन नेवी की, समझ रहे हो। और क्योंकि इंडियन नेवी का शिप रहेगा तो अगेन कोई भी अगर अटैक करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उनके रडार में दिख जाएगा दैट नहीं भैया ये इंडियन मिलिट्री शिप है, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री के साथ कांटेक्ट करेगा दैट आप या तो जल्दी से निकलिए, है ना, या फिर इंडियन मिलिट्री कांटेक्ट करेगी दैट नहीं अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कोई बमबारी मत कीजिए, है ना। हम लोग जब गुजर जाएंगे उसके बाद जितना झगड़ना हो झगड़िए, मतलब ऐसा तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, है ना, बट स्टिल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक स्वॉन इवेंट अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एज पर आरबीआई का एक लेटेस्ट स्टडी रिपोर्ट है, उसमें ये आरबीआई ने बोला है दैट ऐसा हो सकता है आने वाले समय में दैट कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से बहुत तगड़े तरीके से होने वाला है, राइट, जिसके तहत एक ब्लैक स्वॉन इवेंट भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। सवाल होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट होता क्या है। देखो ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, ध्यान देना, अनप्रेडिक्टेबल। ये ऐसा इवेंट है जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप कितना भी मैथमेटिकल मॉडलिंग ला लो, कोई मॉडलिंग ब्लैक स्वॉन इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। ब्लैक स्वॉन इवेंट होता क्या है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें अचानक से कोई भी रीजन के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक डैमेज पहुंचता है, राइट, जिसके कारण वहाँ की मार्केट, वहाँ की इन्वेस्टमेंट एकदम क्रंच हो जाता है, राइट। रिलायंस on standard forecasting tools can both fail to predict and potentially increase the vulnerability to black swan events। जी हाँ, वही बोला ना मैंने, black swan events को कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। बट अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है दैट ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये इवेंट है काइंड ऑफ, ठीक है। एनीवेज दोस्तों, आज हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे आपसे। प्लीज रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ, आप लोग सबको आंसर लिखिएगा। बट पहले कल के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कल कुछ एमसीक्यूज दिया गया था ना आप लोगों को, जैसे विथ रेफरेंस टू इंटर स्टेट काउंसिल स्टेटमेंट कुछ दिए गए थे, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन इंटर स्टेट काउंसिल। नहीं भाई, वो तो इंटर जोनल काउंसिल के होते हैं, है ना। जब भी इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं ना, इसमें पीएम होते हैं चेयरमैन, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है डॉक्यूमेंट पेमेंट विजन 2025। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, सीरियसली स्टार मार्क लगा दो, अपने नोट कॉपी में लिख लो, बहुत आ सकता है ये सब। एनीवेज, consider the following document payment vision 2025 recently seen news is related to which among the following? SEBI regulations in stock market fraud, RBI regulations in big tech and fintech firm, which is absolutely true। बाकी तो कोई सवाल उठता ही नहीं, इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट बिल्कुल ही नहीं है ये सब, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैट्रिया। सैट्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। देश में जितने भी सारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है जो क्या संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसमें असम से एक है जो क्या सैट्रिया। ना कल मैंने इसको पढ़ाया था, राइट। आप एक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो तो असम से तो सैट्रिया है, राइट। और भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक डांस फॉर्म है, वो कौन सा डांस फॉर्म है और वो किस स्टेट से है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है। एनीवेज, सैट्रिया के बारे में हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। ये ओरिजिनेट किया था सत्रह मोनास्ट्री में एज अ पार्ट ऑफ नियो शैवाइट मूवमेंट। नहीं, नियो शैवाइट नहीं, नियो वैष्णवाइट है उसका, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। दूसरा है सैट्रिया हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म इन द ईयर इतना बाय संगीत नाटक एकेडमी, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। तो इसलिए दूसरा वाला सही है, पहला वाला रॉन्ग है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा है ए बी बी,
सही है पार्थ, आपका गलत है दूसरा वाला ऑप्शन। ए बी बी सही है, ए बी बी ए बी, चलो इनका भी गलत है। रॉक्स है हम, वाह, दूसरा वाला गलत है आपका, ठीक है ना। इनका अच्छा अब्दुल, आपका तीसरा वाला गलत है ना। इफ्तिकार जी का तो सब सही है, इनका लास्ट वाला गलत है। ए बी बी बिल्कुल सही, चलो ठीक है, इनका भी सही है। ये बिजू का वन ओनली, ये क्या है भाई वन ओनली, किस में आपने दिया है? अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ शायद आपने सिर्फ पहला वाला ही अटेम्प्ट किया होगा शायद, है ना, बाकी भी तो अटेम्प्ट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ दैट आज आप लोग सबको फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। विद रेफरेंस टू रुक्मिणी कृष्ण यात्रा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। इट एम्स टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड जनरेट अवेयरनेस ऑन द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। दूसरा है दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी relates to the life of Lord Vishnu. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, emergency ex-mic visa recently seen in news is given to facilitate and fast track urgent application for entry to India. Yes, absolutely. It is given by या फिर allotted by, है ना, given नहीं, allotted लिखो, ALLOTED, ठीक है। अलॉटेड बाई क्या? पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर इंडियन एम्बेसडर टू दैट नेशन जहां पर ये मतलब दिया जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो। दो स्टेटमेंट है। इट वाज सेट अप इन द ईयर 1982 एज एन ऑटोनोमस बॉडी। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, कंसिडर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा इसमें सही है, राइट। वी विल जस्ट वेट फॉर योर आंसर टू सी, एंड एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।